आज 15 अगस्त 2024 है और आपको आज जश्न आज़ादी मुबारक और ढेरों मुबारक हो। ये क्यों दूसरे दिन मैं जश्न आज़ादी मुबारक कह रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ। तो ये है कि आप भी वीडियो ज़रूर देखें और पूरी देखें, और साथ मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि नफ्सियाती डॉक्टर्स और नफ्सियाती माहिर भी इस वीडियो को जरूर देखें और इसके एनालिसिस में मुझे बताएं कि मैं पागल हूं या ये मेजॉरिटी पागल है। बात यह है कि वीडियो कल क्यों नहीं बनाई। कल 14 अगस्त थी, मैं भी आज़ादी मना रहा था, लेकिन वो मतलब पीछे काउंट करें ना तो मेरी मेमोरी में कुछ लानतें और आ गई हैं, ताज़ा तरीन लानतें आ गई हैं जो हमें अपने आप पे डालनी है या आप पे डालनी है, अपने आप पे डालनी है। बात एक ही है, मैं भी तो उसी मट्टी का पैदा हुआ हुआ, उसी जगह पे जिंदगी भर उसी जगह पे रहा हूं ना। और अब भी मैं मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का गया, पाकिस्तान ही वापस आना है मैंने। बात यह है कि जब अजहर मशवानी के दो भाई, वो नामालूम अफराद ने उसको किडनैप कर लिया हुआ है और उनका केस चल रहा है अभी अदालत में। अदालत ने बड़ा वाज़ेह आज कहा है कि ये अजहर मशवानी के भाई, वो मतलब रौला है उधर काफी सारा कि वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। जब अजहर मशवानी के भाई मतलब दो प्रोफेसर अगवा हो जाए ना और उनका पता ना चल रहा हो, ये तो अलग बात है ना कि इधर से वो कोडादू से एक ISF के तलब इल्म रहनुमा को उठा लिया गया, उधर से आमर हमारा बहुत बड़ा सरमाया, ऑनलाइन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सरमाया आमर को उठा लिया गया, गालबन वो जंगी केपी से उसको उठा लिया गया। तो ये कर क्या रही है गवर्नमेंट? एक सोची समझी राय दे रहा हूं कि गवर्नमेंट अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। किस तरह से मार रही है आगे बताता हूं। आगे ये जब आमिर और ये अल्लाह भला करे आपका ISF का दूसरा रहनुमा गालबन मुजफ्फरगढ़ से उठाया गया, उसको उठाते ही, आमिर के उठाते ही मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि ये आप गले पड़ जाएगा, और गले पड़ चुका है, अभी गले पड़ चुका है, अभी तहरीक शुरू हो चुकी है। तहरीक में जोर लाना ये अलग बड़ों का काम है, लाएंगे जोर, और तहरीक में जोर पड़ चुका है। बांग्लादेश बनने जा रहा है पाकिस्तान। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। जब बंदे की मत मारी जाती है ना, किसी हुकूमतों की मत मारी जाती है, बंदे की मत मारी जाती है या हुकूमतों की मत मारी जाती है, तो वो अपने आप पे अपने साथ ये सलूक करते हैं कि हर एक दाम उनका अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक होता है। अब मैं बात करूंगा फैज हमीद पे भी, आगे मैं चलता हूं आपको कि इन्होंने मतलब एक साइट का नाम है, उस साइट से पाकिस्तानी ऑनलाइन कितना जनरेट करते हैं, ये यूट्यूब से कई गुना ज्यादा बन जाता है, लेकिन इसके लिए स्किल चाहिए होती है। किसी ने वेबसाइट कहा वेबसाइट डिजाइन कर दें, किसी ने कहा जी ये अकाउंट्स का मसला है इसको हल कर दें। वो फाइबर के पास बहुत सारे आ जाते हैं, वो देती है आगे लोगों को। अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी फाइबर पे काम करते हैं, और मैं मोहताद अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज की जनरेशन का कम से कम 10% फाइबर से आता है। अब फाइबर ने क्या हासिल किया है, इससे आपको वाज़ेह हो जाएगा पाकिस्तानी हुकूमत अपने पांव पे किस तरह कुल्हाड़ी मार रही है। अब पाकिस्तान में इंटरनेट को बैन किया हुआ है, तो आज फाइबर ने उस पर पोस्ट डाली है कि तुम गए पहाड़ में, तुम्हारा अकाउंट गया पहाड़ में, तुम्हारे पास इंटरनेट है ही नहीं, तो तुम मुझसे आगे क्यों लेते हो। फ्यूचर में मैं तुम्हारे अकाउंट को, मतलब मुस्तकबिल में तुम्हारे अकाउंट को एलिजिबल ही नहीं कर रहा, तुम अपना काम मुझे दो और मेरी जान छोड़ो। ये फाइबर के अल्फाज हैं। क्यों? इंटरनेट हमारे फाइल वार, नाम ने याद, फाइल वार के चक्कर में इंटरनेट बंद है। बातें लंबी होती जा रही है। ये एहसास है कि इधर अब आज की वीडियो में तमाम मौजूआत को इकट्ठा बयान करना मुमकिन नहीं है, तो मैं सीधा सीधा चंद मौजूआत बयान कर देता हूं। जब अजहर मशवानी के दो भाइयों को की गुमशुदगी का केस हाईकोर्ट में आया, तो वहां पे गालबन बुल असर औरंगजेब साहब हैं, अपना हाईकोर्ट के जज हैं, उनको आइन और कानून का पता भी है और आइन और कानून पे अमल करने की कोशिश भी करते हैं। तो अब जब ये बात ज़हन में रखें कि जब पाकिस्तान के आम बंदे अगवा होते हैं ना, गुमशुदा होते हैं, तो उनमें रौला गौला हो जाता है। मतलब किसी ने कहा जी मुल्क दुश्मन हरकतें कर रहा होगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जब प्रोफेसर और उस्ताद अगवा होना शुरू हो जाए ना, तो गवर्नमेंट को अपने गिरबान में झांकना पड़ जाता है और झांकती है। सिवाय इस गवर्नमेंट के, इस गवर्नमेंट की मत मारी गई है। कुरान पाक में भी है ना
कि जब मैं अपनी तदबीर आजमाऊंगा, मैं अपनी तदबीर पेश करूंगा तो तुम्हारी मत बिल्कुल काम करना छोड़ जाएगी। अब तौबा का वक्त भी इस गवर्नमेंट का गुजर चुका है। जब फिरौन भागा था पाकिस्तान से, सॉरी गलत कह गया, फिरौन ने पीछा किया था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो वो उस रास्ते में दरिया था, वही मतलब मेन टर्निंग पॉइंट वही दरिया था कि वहां पे वो गर्क हो गया अपना फिरौन गर्क हो गया और मूसा को रास्ता दे दिया दरिया ने। पानी इधर से भी रुक गया, इधर भी रुक गया और मूसा ने दरमियान से दरिया क्रॉस कर दिया। जबकि वही दरिया उसी जगह मकाम पे उस दरिया ने मूसा को गर्क कर दिया। उस वक्त दलील काम नहीं आई। मूसा भी बहुत चिल्लाता होगा, मैं फर्जी बात करूं, मूसा भी बहुत चिल्लाता होगा कि इंसानी हकूक, जो तुम्हारे साथी थे, जो उन्होंने हरकतें की थी, वो इंसानी हकूक के काबिल थे नहीं थे। तो मूसा तबाह हो अपना, सॉरी बार बार बात निकली, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पाक का मामला है कि फिरौन तबाह हो गया और मूसा बच गया। मूसा ने आगे चल के नबुव्वत का कार्य नबुव्वत पूरे सरंजाम दिए। फिरौन तबाह होने के काबिल था, फिरौन तबाह हो गया, फिरौन की तौबा शुबा कुछ कबूल नहीं हुई। इसी तरह से पाकिस्तान में आज फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ अब फ्यूचर में जो मर्जी करें। अब जो फैज हमीद की जो चार्जशीट है ना, वो पढ़ के आपको सुनाने लगा हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी फैज हमीद के खिलाफ क्या पर्चा है। एक खातून, मजलूम खातून है, कमर मुईज जो आजकल मुदई बना हुआ है, ये मजलूम नहीं है, ये तो इसमें शामिल है। मेरी बातें जो है ना कड़वी हैं, लेकिन सुनते जाएं। अब ये इनमें 3 किरदार आपको बिल्कुल ना वाज़ेह नजर आ जाएगा। एक पीरों का किरदार और दूसरे नंबर पे हुकूमत का किरदार और हमारा अपना किरदार सामने नजर आ जाएगा आपको। फैज हमीद साहब ने एक 70 करोड़ के लालच में सिर्फ 70 करोड़ के लालच में एक कातल की हमायत की। ये सुनते जाएं और शर्माते जाएं, कुछ नहीं हो सकता इस पे हो सकता। खातून ने जमीन खरीदी पाकिस्तान में। खातून बेसिकली पाकिस्तानी है और उनका पाकिस्तान के बहुत बड़े सरमायादारों में उनका शुमार होता है। उन्होंने जमीन पाकिस्तान में खरीदी और उसके बाद उसी का मतलब वो समझ रहे थे कि यहां पे भी कानून और सब कुछ होगा और मैं अदालतों से जाकर लीव ले लूंगा और क्या मसला होगा। उस वक्त गालिबन साकब नसार साहब थे इधर प्राइम मिनिस्टर। अब बात यह है कि साकब नसार साहब ने वो केस देखा पूरा, उनके तो सामने उस वक्त था ना, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वो जनरल फैज हमीद साइड पे रख दिया। जब वो रिटायर होने लगे तो उससे 2 महीने पहले उन्होंने वो केस पेंडिंग करके तो मतलब अगले चीफ जस्टिस भी छोड़ दिया। अगले चीफ जस्टिस कौन आए? जनाब उमर अता बदियाल साहब। उन्होंने केस देखा, जनरल आया, मैं बिल्कुल करूंगा ही नहीं, उन्होंने भी साइड पे रख दिया। अब उसके बाद आए जनाब फैज हमीद, सॉरी ये फायज ईसा साहब। ये इनको सबसे पहले तो इनको पीटीआई से निपटना था, पीटीआई पे निपटने में इन्होंने पूरा टर्न्योर गुजार दिया। जब आखिर पे आए ना तो अब उन्होंने रिपोर्ट को ये कह के कि ये आर्मी एक्ट का मसला है, आर्मी आप संभालो, कोर्ट मार्शल आपने करना आप करो, मैं तो नहीं करता। उन्होंने एज इट इज वो फाइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या चीज निकाली, ये आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक मजलूम खातून ने पाकिस्तान में जमीन खरीदी, सरमायादार है, इसको छोड़ दें, कौन हक पे है कौन ना हक है उसको आप ज़हन में रखें। कि पिछली मेरी जो रगों में शामिल था कि आर्मी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, लेकिन अब इस केस के बाद मेरी तौबा है। जायदा नामी खातून ने जमीन खरीदी और इसको डेवलप करनी शुरू हुई। और मैं हैरान होता हूं कि मतलब वो एक उसको बंदा मिला, और बंदा भी किसका? एमक्यूएम का बंदा, जो अपने आप को दावा करता था कि मैं एमक्यूएम का कारकुन हूं और मैं बाबर गौरी के इतना करीब हूं। बाबर गौरी का मसला ही कोई नहीं, आपको काम बताओ, बाबर गौरी 1 मिनट में आपको सेकंडों में आपको मंजूर करवा दूंगा, और करवाता भी था। तो इस तरह वो ऊपर आया और उसके बाद दूसरी तरफ खातून जो है ना, उसने जमीन अपनी
अपने भाई को उधर मुकर्रर किया कि भाई इस जमीन की निगरानी किया करो। भाई को उसने देना था, लेकिन भाई को ज्यादा लालच था, तो भाई ने कोई इस तरह गैंकी फेंकी की कि उसको समझ आ गई खातून को कि ये तो भाई तो खा रहा है, तो उसको और बंदे की तलाश थी। उसने कई बात की और करते कराते एक बताया गया कि पीर साहब हैं। अब पीर साहब की 3 ही गलियां हैं, वो मैं अब नाम नहीं लेता क्योंकि पीर साहब मेरे लिए भी मोहतरम है और उनके लिए भी मोहतरम है, लेकिन उन्होंने कारनामा क्या ऐसा अंजाम दिया ये सुने। पीर साहब ने एक बंदा उनको मिलवाया, खातून को एक बंदा मिलवाया जिसका नाम था कमर मुईज। उन्होंने कहा कि ये बंदा, इस बंदे ने लालच दिया, कमर मुईज ने लालच दिया उस खातून को कि तुम्हारी जितनी आमदन है उससे डबल तो मैं खुद कर सकता हूं। उसने जमीन इसके नाम कर दी, इसके हवाले कर दी कि तुम इसको निगरानी करो। अब यहां पे मलकियत की बात सामने पता ही नहीं, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं। उस कमर मुईज ने इसके भाई को मरवा दिया। अब भाई रोले गले में मर गया, उसको कत्ल करवा दिया। उसके बाद इसको एक तरफ वो कर रहा है, कमर मुईज ने इसे भाई को कत्ल करने के बाद पोर्ट्रे ये किया कि ये जायदाद जो है ना, ये भाई जो कत्ल हुआ है ना, ये असल में खुदकशी थी। वो कत्ल फिर ठप हो गया। कुछ अरसे के बाद इधर से भाई की कोई दरखास्त देता है कि भाई कत्ल हुआ है, ये खुदकशी आप गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो खुदकशी करते उसने उसकी लाश को दोबारा निकाला जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, सारा एनालिसिस वगैरह करके ना लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकई वो करार देते हैं कि वाकई कत्ल है, ये खुदकशी नहीं है। उस दौरान वो खातून जो है वो इंग्लैंड में होती है। तो ये कमर मुईज उसको फोन करता है कि ये कत्ल तो तुम्हारे खाते में पड़ रहा है, तुम आओगी पाकिस्तान में तो गिरफ्तार हो जाओगी। अब कौन होशमंद आदमी है कि पाकिस्तान में आने पे वो गिरफ्तार होना उसका इम्कान और वो पाकिस्तान में आए। उसने कहा भाई आप कुछ इसका करो, मैं देखती हूँ बाद में पाकिस्तान नहीं आती, लेकिन आप देखो कत्ल से मेरी जान छुड़ाओ, मैंने तो कत्ल जिंदगी में कभी किया नहीं है, तो ये काम मेरे पत्ते फाड़ दिया। इससे खातून बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर इसी कमर मुईज ने उसके कुछ दिन बाद फोन किया कि जा आप एक कराची का वकील, बहुत बड़ा वकील है, उसको आप केस दो, वो केस आपका लड़ेगा। और उसके बाद इसने कहा कि वो प्रो बोनो केस लड़ेगा, मतलब मुफ्त आपका केस लड़ेगा। अब एक तरफ तो परेशान है खातून, आप ललाट के सीक्वेंस को देखते जाए ना कि ये खातून को ये है कि मैं बेगुनाह कत्ल में फंस गई हूं और कत्ल जो है ना वो मेरे खाते में पड़ रहा है, और एक बंदा फ्री में केस लड़ के तो मेरा कर रहा है। और फ्री के केस चक्कर में क्या होता है, ये भी उसको कमर मुईज रास्ता दिखाता है, तो फ्री में केस लड़ेगा, इसको हम अपनी सोसाइटी का वकील रख लेंगे, इसकी कंपलसेशन वहां से हो जाएगी। तो वो खातून जो है ना वो राजी हो जाती है और इसकी जरूरत के मुताबिक, इसके अल्फाज के मुताबिक एक पावर ऑफ अटॉर्नी उधर से एम्बेसी, ये तरीकाकार यही है ना, फौजदारी केस के लिए एम्बेसी में जाती है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के देती है, अल्फाज इसके होते हैं कमर मुईज के, और वो पाकिस्तान भेजती है। उस अल्फाज की बुनियाद पे ये अपनी जमीन मतलब जायदा की जमीन अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है। इतने 2 नंबर हो गए हम के पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसने कत्ल के लिए लिया, उसके लिए वो कत्ल से बचने के लिए लिया या कत्ल को से बरी होने के लिए लिया, उस केस में ये अपने नाम पे जमीन ट्रांसफर करवा लेता है। और फिर जब खातून को पता चलता है वो दरखास्तें देती जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई इधर कान धरता ही कोई नहीं, क्योंकि वो मिसल है ना एक कि जब चोर लुटेरियस हुक्मरान हूं और एक दूसरी तरफ एक मजलूम शहरी की फरियाद हो, तो क्या सुनना है, क्या करना है। उस वक्त इनकी रस्सी दराज थी, किसी ने सुना ही नहीं। उसके बाद एक दरखास्त उसने दी उस वक्त के प्रेसिडेंट जनाब आरफ अलवी साहब को। प्रेसिडेंट ने भी रूटीन में लिखा कि आप दरखास्त अपना ये इसको इंक्वायर करें इस मैटर को, और लिख के तो भेज दिया चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस था उस वक्त गालिबन साकब नसार ने जब ये देखा, उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन की, और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो भी जग की तरह बैठ गया। पानी में मदानी मारे तो जग ही उतरती है ना, जग लेकर फौरन बैठ जाती है, तो उसमें वो इसी तरह से बैठ गया। उसने कहा
वजारत दिफा और जनरल और फलान और फलान। मैं तो मैंने मेरा क्या काम है, चुप हो गया, फाइल ठाप के अपने सुप्रीम कोर्ट रख दी। उसके बाद जब साकब निसार, उसके बाद उमर अता बंदियाल, उसके बाद ये सामने आए, तो आज इस केस का जब उसको रिटायर हुए भी, मतलब साल के करीब उसको रिटायर हुए भी हो जाना है, आज ये केस सामने आया कि मौसूफ ने, कमर मुईद ने 10 करोड़ दिया अपने इसको वकील को और 60 करोड़ इसको दिया फैज हमीद को। उस वक्त ये DGISI नहीं था, DGISI ये मौसूफ आप जो है ना आर्मी चीफ, ये DGISI थे। अब सबसे पहले तो इनसे सवाल पूछता है, आप सोए हुए थे? आप इमरान खान को हर रोज जाके बातें करते थे कि जी तुम्हारी बीवी जो है ये काम कर रही है, तुम्हारी बीवी मुशरा ये अनफेयर मीन में ये पैसे कमा रही है, यहां से पैसे कमा रही है, लेकिन आप सोए हुए थे कि ये फैज हमीद इतने बड़े स्कैंडल में मुलव्वस होता जा रहा था? जाहिर है उधर से आपने आंखें बंद की हुई थी, इधर आपने चार आंखें खोली हुई थी, तो इसलिए आपको इधर सियासतदानों की आप करप्शन सामने नजर आ रही थी, लेकिन उधर आप बिल्कुल छुम बुकमुन आप चुप करके बैठे हुए थे। फिर वो तरक्की करते करते जाहिर है उन्होंने अपनी एजुकेशन की और ज्यादा मराइल तय कर ली और वो बन गया DGISI। उन्होंने उस वक्त एक रेडिंग पार्टी, जिसमें पुलिस नाम कोई चीज नहीं है, ये ध्यान रखे, पुलिस नाम कोई चीज नहीं है, एक रेंजर्स और साथ इनके अपने लोग थे, उसको अरेंज किया और उन्होंने इधर रेड किया। खुदारा इन ये कमोबेश 5-7 अरब का केस बनता है, 5-7 अरब रुपए। अब पाकिस्तानी है या अपना डॉलर्स में है या पाउंड्स में है, ये इसका मुझे नहीं पता। 5-7 अरब रुपए मैं गिनना शुरू करूंगा तो एक साल पूरा 365 दिन लग जाएंगे गिनने में। उस खातून, मजलूम खातून जायदा, मेरी सबसे ज्यादा गुजारिश यही है, मेरी इल्तिजा ये है कि जायदा को केस को ज्यादा हाईलाइट करें और इसको ना सजा दिलवाएं फैज हमीद को। लेकिन इस पूरे किस्से में कहीं आपको समझ आती है, कहीं कोई ऐसा चीज मिलती है कि जायद हमीद जो है ना, सॉरी ये फैज हमीद, ये PTI का सोशल मीडिया का इंचार्ज था और अल्लाह उसको अपनी कुछ जगह नहीं मिली थी कि जहां पे वो डाटा रखता, वो डाटा PTI के ऑफिस में रख के जाता था। और इधर दूसरे या तीसरे मौजूद पे आ जाते हैं कि ये इंटरनेट को ही बंद कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की 10% तो आमदन कम हो चुकी है ना, तो बाकी भी कम होगी। और पाकिस्तान बहुत तेजी से, मतलब ये कह लेना कि F-16 की रफ्तार होती है, उस रफ्तार से बढ़ रहा है बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ। और ये इंटरनेट बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो। अब F-9 में जलसा हुआ, वो इंतजामिया ने पूरी प्लानिंग और पूरी कोशिश और फॉल प्रूफ इंतजाम करने के बाद वो जलसा किया कि इधर कहीं PTI का जिक्र ना आ जाए, PTI के इधर कारकुन ना आ जाए, PTI का कोई चीज झंडा कोई चीज नजर ना आए। लेकिन वो पूरा हाईजैक कर लिया इन्होंने PTI के कारकुनों ने। आम मखलूक जब आपसे वो महंगाई किया तो तंग है, महंगाई किया तो पागल हो चुकी है, खुदकशियां कर रही है, तो एहतजाज को सर उसको गुब्बारे के अंदर हवा भरी है तो उसको निकलने दो, वरना गुब्बारा फटना ही फटना था और फट चुका है। अब भी कुछ लोगों के पास वक्त अब भी है, आप छोड़ें और PTI के बहाव को आगे निकलने दें, वरना ये बहाव पाकिस्तान को ले डूबेगा।